सगाई की रात का सच, एक अविश्वसनीय कहानी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक बटन दबाना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। यह कहानी है विश्वासघात, दर्द और फिर से उठने की। मेरा नाम प्रिया शर्मा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। यह कहानी 3 साल पहले की है, जब मैं 26 साल की थी। बचपन से ही मैंने अपनी सगाई का सपना देखा था। मेरी माँ हमेशा कहती थी, बेटी, लड़की की सगाई उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता है। मैंने हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखा था, मोगरे और गुलाब के फूलों की सजावट, शहनाई का संगीत, लाल रंग की भारी लहंगा और सबसे ज्यादा यह कि मेरे सभी प्यारे लोग इस खुशी में शामिल हों। अना गुप्ता मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त थी। हम दोनों 8 साल की उम्र से दोस्त थे। एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज, एक ही ऑफिस में काम। लोग कहते थे कि हम जुड़वा बहनों की तरह हैं। उसने ही मेरी सगाई की पूरी प्लानिंग की थी। हमने साथ में साउथ एक्सटेंशन के महंगे बुटीक से 75,000 रुपए का लहंगा खरीदा था। उसने कहा था, प्रिया, तेरी सगाई ऐसी होगी कि सब याद रखेंगे। अब सोचती हूँ तो लगता है कि उसके इन शब्दों में कितना गहरा मतलब छुपा था। दानियल राजपूत से मेरी मुलाकात 4 साल पहले हुई थी, एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में। वह गुड़गांव की एक IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और महीने के 85,000 रुपए कमाता था। पहली मुलाकात में ही मुझे लगा था कि यह वही लड़का है जिसका मैं इंतजार कर रही थी। वह बहुत समझदार, हंसमुख और केयरिंग था। हमारे पहले डेट पर वह मुझे खान मार्केट ले गया था कॉफी के लिए और 3 घंटे तक हमने बात की थी। उसने मेरी हर छोटी बात सुनी थी, मेरे सपनों को समझा था। 2 साल डेटिंग के बाद उसने मेरे माता पिता से मिलकर रिश्ते की बात की थी। मेरे पापा, जो कि एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर है, शुरू में थोड़े हेजिटेंट थे क्योंकि दानियल दूसरी कास्ट का था। लेकिन दानियल की सीधी सादी बातों और सिंसियर नेचर ने सभी को इम्प्रेस कर दिया था। माँ हमेशा कहती थी, यह लड़का तुझे बहुत खुश रखेगा। अना भी बहुत खुश लगती थी हमारे रिश्ते को लेकर। वह हमेशा हमारे साथ ट्रिपल डेट्स पर जाती थी। कभी कभी तो लगता था कि वह हमसे भी ज्यादा एक्साइटेड है हमारी शादी को लेकर। वह अक्सर कहती थी, प्रिया, तू कितनी किस्मत वाली है। दानियल जैसा लड़का मिलना आज के जमाने में बहुत मुश्किल है। लेकिन अब सोचती हूँ तो कई साइंस थे जिन्हें मैंने इग्नोर कर दिया था। जैसे कि अना हमेशा मेरी एब्सेंस में दानियल से मिलती रहती थी। जब मैं ऑफिस में बिजी होती थी या घर पर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती थी, तो वह दानियल से कॉफी पर जाती थी या शॉपिंग के लिए। उसका बहाना होता था कि वह सगाई की प्रिपरेशन कर रही है। एक बार मैंने अना के फोन में देखा था कि उसके और दानियल के बीच रात रात भर के मैसेजेस आते थे। जब मैंने पूछा था तो उसने कहा था, अरे यार, मैं सिर्फ तेरी सगाई के लिए उससे प्लानिंग डिस्कस कर रही हूँ। तू टेंशन मत ले, मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने कभी डाउट नहीं किया। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह अपने प्यार पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं तो कमेंट में बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना न भूलें क्योंकि आगे की कहानी और भी शॉकिंग है। सगाई से 2 हफ्ते पहले अना का बिहेवियर थोड़ा अजीब हो गया था। वह कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाती थी और कहती थी, प्रिया, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एक दिन तो वह रोने तक लग गई थी और कहा था, काश कि मैं भी तेरी तरह खुश हो सकती। मैंने उसे कंसोल किया था और कहा था कि जल्दी ही उसे भी कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। उसने कहा था, प्रिया, तू नहीं समझेगी, कुछ चीजें होनी लिखी होती है। उस वक्त मुझे लगा था कि वह सिंगल होने की वजह से अपसेट है। सगाई का दिन आखिरकार आ गया। हमारे घर पर सुबह से ही भागदौड़ मची हुई थी। मेहंदी वाली आई थी, ब्यूटी पार्लर से लड़की आई थी। मैंने 15,000 रुपए का मेकअप पैकेज लिया था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। हमारे घर को 25,000 रुपए में सजाया गया था। हर कोने में लाइट्स, फ्लावर्स और कलरफुल ड्रेप्स। शाम को जब मैं रेडी होकर नीचे आई तो सभी गेस्ट आ चुके थे। करीब 150 लोग थे, रिश्तेदार, दोस्त, नेबर सब। दानियल बहुत हैंडसम लग रहा था अपने क्रीम कलर शेरवानी में जो उसने 40,000 रुपए में बनवाया था।
उसकी माँ ने मुझे एक ब्यूटीफुल गोल्ड नेकलेस पहनाया था जो 2,50,000 रुपए का था। अना उस दिन बहुत गॉर्जस लग रही थी। उसने एक पिंक कलर लहंगा पहना था और प्रोफेशनल मेकअप किया था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा लुक था, जैसे कि वह किसी इंटरनल बैटल से गुजर रही हो। रस्में शुरू हुई। पंडित जी ने हवन किया, फिर रिंग सेरेमनी हुई। जब दानियल ने मेरी फिंगर में 1,50,000 रुपए की डायमंड रिंग पहनाई तो पूरी ऑडियंस ने क्लैपिंग की। उस मोमेंट में मैं दुनिया की सबसे खुश लड़की थी। फिर डिनर के बाद स्पीच का टाइम आया। पहले मेरे पापा ने बोला, फिर दानियल के पापा ने। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर अना ने कहा कि वह भी कुछ कहना चाहती है। वह स्टेज पर आई और माइक्रोफोन ली। शुरू में तो वह नॉर्मल लग रही थी। उसने कहा, आज हम सब यहाँ प्रिया और दानियल के प्यार का जश्न मनाने के लिए आए हैं। प्रिया मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मैं चाहती हूँ कि वह हमेशा खुश रहे। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर उसकी आवाज में कुछ अजीब सा चेंज आया। उसने कहा, लेकिन सच्ची दोस्ती का मतलब यह है कि हम अपने दोस्तों को सच बताएं, चाहे वह कितना भी कड़वा हो। मैंने देखा कि दानियल का चेहरा पेल हो गया था। वह अना को रोकने के लिए इशारे कर रहा था, लेकिन अना ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। कौन है यहाँ जिसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार नहीं किया जो उसका हो नहीं सकता था? अना की आवाज में अब साफ इंटेंसिटी थी। और जब सच्चाई सामने लानी पड़ती है, चाहे वह कितनी भी पेनफुल हो। पूरा हॉल अब अनकंफर्टेबल साइलेंस में था। लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, यह समझने की कोशिश में कि अना क्या कहने वाली है। फिर उसने अपना फोन निकाला और कहा, प्रिया, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं तुझे वह सच दिखाना चाहती हूँ जिसे तू जानने का हकदार है। उसने अपना फोन टीवी से कनेक्ट किया। पहले तो स्क्रीन ब्लैंक रही, फिर व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट आया। यह दानियल और अना के बीच का कॉन्वर्सेशन था। पहला मैसेज, प्रिया को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। दूसरा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ अना, लेकिन अब बहुत लेट हो गया है। तीसरा, तो क्या हम हमेशा के लिए यह छुपाते रहेंगे? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह क्या हो रहा था? फिर उसने फोटोज दिखाए, दानियल और अना टुगेदर इंटीमेट पोजेस में। वे फोटोज जो क्लियरली किसी होटल रूम में लिए गए थे, ऐसी फोटोज जो कपल्स लेते हैं। पूरा हॉल सन्नाटे में था। मेरी माँ की चीख निकली। मेरे पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। दानियल के माता पिता शॉक में थे, लेकिन सबसे ज्यादा शॉक मुझे लगा था। यह सब कुछ किसी नाइटमेयर की तरह लग रहा था। मेरा होने वाला पति और मेरी सबसे अच्छी दोस्त 6 महीने से अफेयर चला रहे थे। दानियल स्टेज पर आया और चिल्लाया, अना, यह तू क्या कर रही है? हमने डिसाइड किया था कि हम यह सब भूल जाएंगे। अना ने माइक्रोफोन में कहा, नहीं दानियल, मैं और नहीं सह सकती। मैं प्रिया से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुझसे भी प्यार करती हूँ, और अगर मैं सच नहीं बताऊंगी तो यह फेक शादी होगी। यह सुनकर मेरी दुनिया हिल गई। मैं समझ गई कि यह सब प्लान था। अना ने डेलिब्रेटली मेरी सगाई को सैबोटेज किया था, बिकॉज वह दानियल से प्यार करती थी और वह नहीं चाहती थी कि हमारी शादी हो। दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस मोमेंट में मैं क्या फील कर रही थी? अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट में बताएं, और प्लीज इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस शॉकिंग ट्रूथ को जान सकें। मैं स्टेज से भागी और अपने रूम में जाकर लॉक कर लिया। बाहर शोरगुल मचा हुआ था। मेरे रिलेटिव्स गुस्से में चिल्ला रहे थे। दानियल के पापा अपोलोजाइज कर रहे थे। अना रो रही थी। करीब 1 घंटे बाद अना मेरे रूम के बाहर आई। उसने डोर नॉक किया और कहा, प्रिया, प्लीज डोर खोल, मुझे एक्सप्लेन करने दे। मैंने डोर खोला। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मेकअप पूरी तरह बिगड़ गया था। अना ने कहा, प्रिया, मैं जानती हूँ कि तू मुझसे नफरत करती है अभी, लेकिन मैंने यह तेरी भलाई के लिए किया है। मैंने गुस्से में कहा, मेरी भलाई के लिए? तूने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अना बोली, नहीं प्रिया, अगर मैं आज यह सच नहीं बताती तो तू एक ऐसे आदमी से शादी कर रही थी जो तुझे धोखा दे रहा था। शादी के बाद यह सीक्रेट और भी पेनफुल होता। उसने कंटिन्यू किया,
मैं एडमिट करती हूँ कि मैं दानियल से प्यार करती हूँ। यह सब 3 महीने पहले शुरू हुआ था जब तू मुंबई में ऑफिस ट्रिप पर गई थी। हमारे बीच कुछ हुआ और फिर हम कंट्रोल नहीं कर सके। मैंने पूछा, तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अना ने कहा, क्योंकि मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैंने दानियल से कहा था कि वह तुझसे ब्रेकअप कर ले, लेकिन वह कहता था कि वह तुझे छोड़ नहीं सकता। उसने कहा था कि वह मुझसे प्यार करता है लेकिन तुझसे शादी करना चाहता है बिकॉज तू एक सेफ चॉइस हो। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। मतलब दानियल मुझे सिर्फ एक सेफ ऑप्शन समझता था। अना ने आखिर में कहा, प्रिया, तू मुझे आज नफरत करती है, लेकिन 5 साल बाद तू मेरा शुक्रिया करेगी कि मैंने तुझे एक गलत इंसान से बचाया। उस रात सभी गेस्ट घर चले गए। हमारे घर में सिर्फ ब्रोकन ड्रीम्स और शैटर्ड ट्रस्ट बचा था। मेरी माँ रात भर रोती रही। पापा गुस्से में थे और कह रहे थे कि वे दानियल और उसके फैमिली के खिलाफ केस करेंगे। अगले दिन से मेरी लाइफ हेल बन गई। पूरे मोहल्ले में बात फैल गई थी। रिलेटिव्स फोन कर कर के पूरी स्टोरी पूछ रहे थे। ऑफिस में भी सबको पता चल गया था क्योंकि मेरी कई कोलीग सगाई में आई थी। सबसे बुरा यह था कि लोग मुझ पर ही ब्लेम कर रहे थे। कुछ कह रहे थे कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया। कुछ कह रहे थे कि मैं अना पर इनफ अटेंशन नहीं देती थी इसलिए वह जेलस हो गई। 2 हफ्ते बाद मुझे पता चला कि दानियल और अना ऑफिशियली टुगेदर आ गए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कपल फोटोज अपलोड किए थे। कमेंट्स में लोग कंफ्यूज थे कि यह क्या ड्रामा है। मेरी मेंटल हेल्थ बिल्कुल डिटेरियोरेट हो गई थी। मैं सो नहीं पा रही थी, खाना नहीं खा रही थी। डॉक्टर ने एंटी डिप्रेसेंट्स प्रिस्क्राइब किए थे। मेरे वेट करीब 8 किलोग्राम कम हो गया था। ऑफिस में कंसंट्रेशन नहीं रह गई थी। मेरी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गई और मैनेजर ने वार्निंग दी। आखिरकार मैंने डिसीजन लिया कि मुझे यहाँ से दूर जाना होगा। मैंने अपनी 60,000 रुपए पर मंथ की जॉब छोड़ दी और बेंगलोर शिफ्ट हो गई एक डिस्टेंट रिलेटिव के पास। वहाँ मैंने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए और अपने पुराने कॉन्टैक्ट से बात करना बंद कर दिया। बेंगलोर में मैंने एक स्मॉल सॉफ्टवेयर कंपनी में 35,000 रुपए की जॉब ली। यह पे कट था लेकिन मुझे फ्रेश स्टार्ट चाहिए था। मैं एक स्मॉल अपार्टमेंट रेंट पर ली 12,000 रुपए पर मंथ में। शुरू के कुछ महीने बहुत टफ थे। मैं वीकेंड में घर से बाहर नहीं निकलती थी। नेटफ्लिक्स देखती रहती या बुक्स पढ़ती रहती। मेरी माँ हफ्ते में 2 बार कॉल करती थी चेक करने के लिए कि मैं ठीक हूँ या नहीं। धीरे धीरे मैंने थेरेपी लेना शुरू किया। डॉक्टर मीरा शर्मा एक बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट थी। उन्होंने मुझे समझाया कि यह सब मेरी फॉल्ट नहीं थी। उन्होंने कहा कि बिट्रेल ट्रॉमा से रिकवर होने में टाइम लगता है। 6 महीने बाद मैंने योगा क्लासेस ज्वाइन किए। मेरी टीचर सुनीता मैम हमेशा कहती थी, बेटी, जब तक हम अपने पास को रिलीज नहीं करेंगे, हम अपने फ्यूचर को एम्ब्रेस नहीं कर सकते। 1 साल बाद मैंने मेडिटेशन रिट्रीट ज्वाइन किया कुर्ग में। यह 10 दिन का साइलेंट रिट्रीट था जहां हमें फोन या किसी से बात करने की परमिशन नहीं थी। उन 10 दिनों में मुझे लगा कि मैं फाइनली अपने इनर पीस को फाइंड कर रही हूँ। उसी रिट्रीट में मेरी मुलाकात गैब्रियल डिसूजा से हुई। वह एक आर्किटेक्ट था मुंबई से जो अपने डिवोर्स के बाद हीलिंग के लिए आया था। शुरू में हमने बात नहीं की क्योंकि स्पीकिंग अलाउड नहीं था, लेकिन रिट्रीट के लास्ट डे पर हमारी बात हुई। गैब्रियल बहुत डिफरेंट था दानियल से। वह मेरी पेन को समझाता था बिना जज किए। उसने अपनी स्टोरी भी शेयर की कि कैसे उसकी वाइफ ने उसे छोड़ा था किसी और के लिए। हमने एक्सचेंज किए कॉन्टैक्ट डिटेल्स और स्लोली बात करना शुरू किया। वह कभी मुझ पर प्रेशर नहीं डालता था रिलेशनशिप के लिए। वह बस मेरा दोस्त बनकर रहा। गैब्रियल सक्सेसफुल आर्किटेक्ट था जिसकी खुद की फर्म थी। वह मंथ में 2,50,000 रुपए कमाता था लेकिन पैसे के लिए कभी शो ऑफ नहीं करता था। वह सिंपल लाइफ जीता था और हेल्पिंग अदर्स में बिलीव करता था। हमारी फ्रेंडशिप स्लोली लव में कन्वर्ट हुई, लेकिन यह डिफरेंट था पहले वाले से। यह मैच्योर, अंडरस्टैंडिंग और पेशेंट था। गैब्रियल नेवर पुशी नहीं था। उसने कहा था, प्रिया, तुम्हारा पास तुम्हारी चॉइस थी नहीं, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी चॉइस है। 1.5 साल बाद मेरी बहन रीता की शादी थी।
मैं वापस दिल्ली आने से घबरा रही थी, लेकिन फैमिली के लिए आना जरूरी था। गैब्रियल ने कहा था, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा अगर तुम कंफर्टेबल फील नहीं करती। जब मैं दिल्ली पहुंची तो बहुत कुछ चेंज हो गया था। पहले तो मैं फिजिकली बहुत डिफरेंट लग रही थी। मैंने योगा और मेडिटेशन से अपनी इनर स्ट्रेंथ पाई थी। मेरे फेस पर कॉन्फिडेंस था। रीता की शादी में जब मैं पहुंची तो सबको शॉक लगा। मैं पहले से कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल और कॉन्फिडेंट लग रही थी। मैंने एक एलिगेंट साड़ी पहनी थी और मिनिमल मेकअप किया था, लेकिन मैं रेडिएंट लग रही थी। शादी में अना और दानियल भी आए थे क्योंकि वे अभी भी हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे। लेकिन उनकी कंडीशन देखकर मुझे लगा कि कर्मा रियली वर्क्स। अना बहुत थिन हो गई थी और उसके फेस पर स्ट्रेस के मार्क्स थे। बाद में मुझे पता चला कि दानियल की जॉब चली गई थी क्योंकि उसकी कंपनी में ले ऑफ्स हुए थे। अब वह सिर्फ 25,000 रुपए पर मंथ का फ्रीलांस वर्क कर रहा था। इससे भी बुरा यह था कि अना को अब 40,000 रुपए की जॉब करनी पड़ रही थी क्योंकि दानियल फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था। उसके पेरेंट्स ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था बिकॉज उन्हें लगता था कि उसने एक धोखेबाज लड़के के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया। उनके बीच भी ट्रस्ट इश्यूज थे। मैंने सुना था कि अना को हमेशा लगता था कि दानियल कहीं और भी अफेयर कर रहा है, और दानियल को लगता था कि अना ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके फोर्स किया था मुझे छोड़ने के लिए। शादी के रिसेप्शन में मेरी सिस्टर ने मुझे स्टेज पर आया स्पीच देने के लिए। मैंने अपनी फैमिली को थैंक किया कि उन्होंने मुझे कभी अलोन फील नहीं होने दिया। फिर मैंने कहा, कभी कभी लाइफ हमें वो लेसन्स देती है जिनकी हमें जरूरत होती है, भले ही वे लेसन्स पेनफुल हों। मैंने सीखा है कि रियल लव वो नहीं है जो हमें कंप्लीट करे, बल्कि वो है जो हमारी कंप्लीटनेस को एक्सेप्ट करे। यह सुनकर गैब्रियल स्टेज पर आया। उसने माइक्रोफोन लिया और कहा, प्रिया ने मुझे सिखाया है कि स्ट्रेंथ सिर्फ खुश रहने में नहीं बल्कि दुख से उबरने में भी है। फिर वह मेरी तरफ मुड़ा और कहा, प्रिया, तुमने मुझे दिखाया है कि कैसे टूटे हुए पीसेस से भी कुछ ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है। विल यू मैरी मी? पूरा हॉल चुप था। यह बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। गैब्रियल ने पॉकेट से एक सिंपल लेकिन एलिगेंट डायमंड रिंग निकाली। मैंने उसकी आंखों में देखा। वह सिर्फ प्योर लव था, कोई गेम्स नहीं, कोई हिडन एजेंडा नहीं। मैंने हाँ कहा। पूरा हॉल जोर से क्लैप करने लगा। मेरी माँ रो रही थी, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। मेरे पापा गैब्रियल को हाँ कर रहे थे। मैंने क्राउड में अना को देखा। वह भी क्लैप कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में टीयर्स थे। शायद वह रियलाइज कर रही थी कि उसने क्या खोया था, एक ट्रू फ्रेंड। बाद में रिसेप्शन के दौरान अना मेरे पास आई। उसने कहा, प्रिया, मैं जानती हूँ कि तू मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूँ कि मुझे अपनी चॉइस पर रिग्रेट है। मैंने उससे कहा, अना, मैं तुझसे अब कोई गुस्सा नहीं हूँ। एक्चुअली मैं तुझे थैंक करती हूँ। वह सरप्राइज लगी। मैंने कंटिन्यू किया, अगर तूने वो रात यह सब एक्सपोज नहीं किया होता तो मैं एक अनहैप्पी मैरिज में फंस जाती। तूने मुझे एक बड़ी गलती से बचाया। अना की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कहा, प्रिया, क्या तू मुझे माफ कर सकती है? मैंने एक डीप ब्रेथ लिया और कहा, अना, मैं तुझे माफ करती हूँ, लेकिन हमारी फ्रेंडशिप कभी वैसी नहीं हो सकती जैसी पहले थी। कुछ चीजें टूटने के बाद वापस जुड़ती है, लेकिन क्रैक्स हमेशा दिखते रहते हैं। उसने समझते हुए सिर हिलाया और चली गई। दानियल भी बाद में मेरे पास आया कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। वह बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। उसने कहा, प्रिया, मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। मैंने उसे बीच में रोकते हुए कहा, दानियल, पास्ट इज पास्ट। मैं आज बहुत खुश हूँ और यह सब पॉसिबल नहीं होता अगर हम टुगेदर होते। सो थैंक यू भी और गुड बाय भी। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैं गैब्रियल के पास चली गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ अगले महीनों में। यह पार्ट आपको शॉक करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि अना और दानियल का क्या हुआ, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपसे कुल चाहते हैं। हमारी एंगेजमेंट के 3 महीने बाद मुझे एक शॉकिंग न्यूज मिली। मेरी कजिन ने बताया कि अना और दानियल ब्रेकअप हो गया है। अपेरेंटली
दानियल को पता चल गया था कि अना ने उसके फोन को हैक किया था और डेलिब्रेटली हमारे पर्सनल मैसेजेस रिकॉर्ड किए थे। यह प्लानिंग थी। अना ने सिस्टमैटिक तरीके से हमारे रिलेशनशिप को सैबोटेज किया था। उसने पहले दानियल को सेड्यूस किया, फिर उसके साथ अफेयर शुरू किया और फिर सब कुछ रिकॉर्ड करके मेरी सगाई में एक्सपोज किया। उसका पूरा प्लान था कि मैं दानियल को छोड़ दूंगी और वह उसे पालेगी। लेकिन जो अना ने नहीं सोचा था वह यह था कि दानियल को यह मैनिपुलेशन पसंद नहीं आएगी। जब उसे सच्चाई पता चली तो उसे रियलाइज हुआ कि अना एक टॉक्सिक पर्सन है जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे यह भी पता चला कि अना के पेरेंट्स ने उसे घर से निकाल दिया था। उसकी माँ ने कहा था, जो बेटी अपनी सहेली के साथ धोखा कर सकती है वह हमारे साथ भी धोखा कर सकती है। अब अना अकेली रह रही थी एक स्मॉल पीजी में 8,000 रुपए रेंट देकर। उसकी जॉब भी चली गई थी क्योंकि ऑफिस में सबको पता चल गया था कि उसने क्या किया है। कोई उसके साथ काम नहीं करना चाहता था। दानियल की हालत भी बुरी थी। उसे डिप्रेशन हो गया था और वह थेरेपी ले रहा था। उसकी माँ ने बताया था कि वह हमेशा रोता रहता है और कहता है कि उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। सुनकर मुझे उन पर एंगर नहीं आया बल्कि पिटी आई। They had destroyed their own lives chasing something that was never meant to be. मेरी और गैब्रियल की शादी का प्लानिंग शुरू हो गया था। हमने डिसाइड किया था कि यह सिंपल लेकिन एलिगेंट सेरेमनी होगी। गैब्रियल के पेरेंट्स बहुत लविंग थे और उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह एक्सेप्ट किया था। शादी से पहले गैब्रियल ने मुझसे कहा था, प्रिया, मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि मैं तुम्हारे पास से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली तुम्हारे पास ने तुम्हें वो स्ट्रॉन्ग वुमन बनाया है जिससे मैं प्यार करता हूँ। हमारी शादी दिसंबर में हुई। यह गोवा में बीच वेडिंग थी विद ओनली क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स। टोटल बजट था 15 लाख रुपए, जो दानियल के साथ प्लान वेडिंग के बजट 40 लाख रुपए से काफी कम था। लेकिन यह सबसे ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल सेरेमनी थी। वेडिंग के दिन मैंने एक सिंपल व्हाइट लहंगा पहना था जो 45,000 रुपए का था। कोई हैवी ज्वेलरी नहीं, सिर्फ गैब्रियल की दी हुई डायमंड रिंग। मैं कभी इतनी पीसफुल और हैप्पी नहीं लगी थी। जब हमने 7 फेरे लिए तो हर फेरे के साथ मैंने फील किया कि मैं एक नई जिंदगी में एंटर कर रही हूँ। गैब्रियल ने हर फेरे में मुझसे प्रॉमिस किया था रिस्पेक्ट का, ट्रस्ट का, सपोर्ट का। वेडिंग के बाद हमारा हनीमून था स्विट्जरलैंड में। यह मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप थी। गैब्रियल ने कहा था, प्रिया, यह हमारी नई शुरुआत है। हम दुनिया एक्सप्लोर करेंगे टुगेदर। स्विट्जरलैंड में एक मॉर्निंग हम एल्प्स के सामने खड़े थे। सुनरी से देखते हुए मैंने रियलाइज किया कि कैसे मेरी जिंदगी कंप्लीट सर्कल में आ गई थी। 3 साल पहले मैं ब्रोकन और होपलेस थी और आज मैं दुनिया की सबसे खुश औरत थी। गैब्रियल ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, प्रिया, थैंक यू कि तुमने मुझे अपनी जिंदगी में जगह दी। मैंने कहा, गैब्रियल, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो तुमसे मिली थी रिट्रीट में। तुमने मुझे वो बनने में हेल्प की है जो मैं आज हूँ। हमारी मैरिड लाइफ परफेक्ट शुरू हुई। गैब्रियल ने मुंबई में एक ब्यूटीफुल 3 BHK अपार्टमेंट 85,000 रुपए पर मंथ रेंट पर ली थी। हमने साथ में इसे डेकोरेट किया। हर कॉर्नर में हमारी मेमोरीज थी। मैंने भी मुंबई में एक गुड जॉब ज्वाइन की, एक मल्टीनेशनल कंपनी में 75,000 रुपए पर मंथ सैलरी। यह मेरे करियर का बेस्ट फेज था। गैब्रियल हमेशा मेरे प्रोफेशनल गोल्स को सपोर्ट करता था। 1 साल बाद हमने अपना खुद का हाउस बाय किया बांद्रा में, ₹2.50 करोड़ का ब्यूटीफुल 4 BHK अपार्टमेंट विद सी व्यू। हमारे दोनों फैमिलीज बहुत हैप्पी थे कि हम सेटल हो गए हैं। अब बात करते हैं अना और दानियल की अपडेटेड सिचुएशन की। मुझे पता चला कि अना ने कई बार मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था। उसने मेरी माँ के थ्रू भी मैसेज भेजा था कि वह मुझसे मिलना चाहती है। आखिरकार मैंने डिसाइड किया कि मैं उससे एक बार मिलूंगी। नॉट बिकॉज मैं उसे फॉरगिव करना चाहती थी, बट बिकॉज मैं क्लोजर चाहती थी। हमारी मीटिंग हुई एक न्यूट्रल प्लेस पर, कैफे कॉफी डे में। जब अना आई तो मैं शॉक रह गई। वह बिल्कुल डिफरेंट लग रही थी, बहुत थिन, पेल, और उसकी आंखों में वो स्पार्कल नहीं था जो हमारे चाइल्डहुड में होती थी। उसने कहा, प्रिया, मैं जानती हूँ कि तू मुझसे मिलना नहीं चाहती थी,
बट मुझे तुझसे कुछ कहना था। मैंने वेट किया कि वह क्या कहती है। अना ने कंटिन्यू किया, मैं मेंटली वेरी सिक थी उस वक्त। मुझे थेरेपी लेनी पड़ी है यह समझने के लिए कि मैंने क्यों वो सब किया। थेरेपिस्ट ने बताया कि मुझे ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। उसने बताया कि उसे हमेशा से जेलसी होती थी मुझसे, मेरे पेरेंट्स का लव, मेरी सक्सेस, मेरा रिलेशनशिप, सब कुछ। और जब दानियल आया तो उसे लगा कि यह उसका चांस है कुछ ऐसा पाने का जो मेरे पास है। लेकिन प्रिया, उसने कहा, मैंने रियलाइज किया है कि मैंने सिर्फ तुझे नहीं बल्कि खुद को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। दानियल ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि उसे पता चल गया कि मैंने सब कुछ प्लान किया था। मैंने पूछा, अब तू कैसी है? उसने कहा, मैं बेटर हूँ। मैंने एक स्मॉल जॉब ज्वाइन की है, 20,000 रुपए पर मंथ की। मैं थेरेपी कंटिन्यू कर रही हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे वापस घर आने की परमिशन दी है, लेकिन ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। फिर उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, प्रिया, मैं तुझसे माफी नहीं मांग रही क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने जो किया वो अनफॉरगिवेबल है। मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूँ कि मैं जेन्युइनली खुश हूँ कि तू हैप्पी है। उसने मेरी वेडिंग फोटोज देखी खींच सोशल मीडिया पर। तू रेडिएंट लग रही थी। गैब्रियल, अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि डेस्टिनी ने सब कुछ राइट कर दिया। मैंने उससे कहा, अना, मैं तुझे माफ करती हूँ, बट यह मेरे लिए है, तेरे लिए नहीं। मैं अपने हार्ट में कोई बिटरनेस नहीं रखना चाहती। हमने कॉफी फिनिश की और गुड बाय कहा। मुझे पता था कि यह प्रोबेबली हमारी लास्ट मीटिंग थी एज फ्रेंड्स। कुछ रिलेशनशिप्स टूटने के बाद रिपेयर नहीं हो सकती, बस फॉरगिव हो सकती है। दानियल के बारे में मुझे बाद में पता चला कि उसने भी थेरेपी ली और अब वह धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। उसने एक न्यू जॉब ज्वाइन की है, 50,000 रुपए पर मंथ की। वह सिंगल है और अपनी मिस्टेक से लर्न कर रहा है। मैं आज जो भी हूँ उसमें उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस का बड़ा रोल है। उसने मुझे सिखाया कि रेड फ्लैग्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि सेल्फ रिस्पेक्ट कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। गैब्रियल के साथ मेरी रिलेशनशिप डिफरेंट है क्योंकि यह फाउंडेशन पर बिल्ट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन और जेन्युइन केयर का। हम कभी एक दूसरे से सीक्रेट्स नहीं रखते, कभी गेम्स नहीं खेलते। हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पर गैब्रियल ने मुझे एक लेटर दिया था। उसमें लिखा था, प्रिया, तुमने मुझे सिखाया है कि लव का मतलब पोजेस करना नहीं बल्कि अप्रिशिएट करना है। तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी काइंडनेस, तुम्हारा एबिलिटी टू फॉरगिव, यह सब मुझे बेटर पर्सन बनाता है। आज हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं। हमने एक ब्यूटीफुल बेबी गर्ल को अडॉप्ट किया है, आर्या। वह 6 महीने की है और हमारी जिंदगी को कंप्लीट करती है। गैब्रियल एक वंडरफुल फादर है। हमने यह डिसीजन लिया था कि हम अडॉप्शन करेंगे क्योंकि हम दोनों बिलीव करते हैं कि बहुत से बच्चे हैं जिन्हें लविंग फैमिली की जरूरत है। आर्या हमारी जिंदगी में आकर हमारे घर को लाफ्टर और जॉय से भर देती है। पिछले महीने ही हमने अपना सेकंड हाउस बाय किया है लोनावला में, एक वीकेंड गेटअवे के लिए। यह ₹1.20 करोड़ का ब्यूटीफुल विला है जहां हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। प्रोफेशनल तौर पर भी मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। मुझे रिसेंटली प्रमोशन मिली है और अब मैं 1,20,000 रुपए पर मंथ कमाती हूँ। गैब्रियल का बिजनेस भी एक्सपैंड हो रहा है और अब वह 4,50,000 रुपए पर मंथ अर्न कर रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे पास पीस है। हमारी जिंदगी में कोई ड्रामा नहीं है, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है। हम सिंपल प्लेजर्स एंजॉय करते हैं, वीकेंड ब्रेकफास्ट, इवनिंग वॉक्स, मूवी नाइट्स। अब आता है इस कहानी का रियल कंक्लूजन। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने क्या फाइनल लेसन सीखा और क्यों मैं आज थैंकफुल हूँ, तो कमेंट में ग्रेटफुल लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर मैं 3 साल पहले वाली प्रिया से मिलूं, तो मैं उसे कहूंगी, डरो मत, जो हो रहा है वो तुम्हारे फेवर में है, भले ही अभी दिख नहीं रहा। यूनिवर्स तुम्हारे लिए कुछ बेटर प्लान कर रहा है। मैंने सीखा है कि समटाइम्स हमें लूज करना पड़ता है रॉन्ग पीपल को ताकि हम राइट पीपल के लिए अवेलेबल हो सकें। अगर अना ने वो रात एक्सपोजर नहीं की होती
तो मैं आज भी एक अनहैप्पी मैरिज में ट्रैप होती। मैंने यह भी सीखा है कि फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करनी चाहिए। जब तक मैं अना और दानियल से नफरत कर रही थी, तब तक वे मेरी मेंटल स्पेस में रेंट फ्री रह रहे थे। फॉरगिवनेस ने मुझे फ्री कर दिया। आज जब मैं अरिया को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि हर स्ट्रगल वर्थ था। अगर मेरा पास डिफरेंट होता, तो मैं गैब्रियल से नहीं मिलती, हमारी ब्यूटीफुल फैमिली नहीं होती। यूनिवर्स का प्लान हमेशा हमारे प्लान से बेटर होता है। हमें सिर्फ ट्रस्ट करना पड़ता है कि whatever happens, happens for a reason। मेरी एडवाइस है उन लोगों के लिए जो सिमिलर सिचुएशन फेस कर रहे हैं। 1. डोंट ब्लेम योरसेल्फ, बिट्रेल आपकी फॉल्ट नहीं है। 2. टेक टाइम टू हील, रश में अगले रिलेशनशिप में जंप न करें। 3. लर्न दी रेड फ्लैग्स, पास्ट एक्सपीरियंस को टीचर बनाएं। 4. फॉरगिव फॉर योर पीस, बदला लेने में एनर्जी वेस्ट न करें। 5. ट्रस्ट अगेन, सब लोग सेम नहीं होते। 6. फोकस ऑन योरसेल्फ, अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करें। आज मैं जेन्युइनली कह सकती हूँ कि मैं ग्रेटफुल हूँ उस पेनफुल एक्सपीरियंस के लिए भी, क्योंकि उसने मुझे स्ट्रॉन्गर, वाइसर और मोर कंपैशनेट बनाया है। जब लोग पूछते हैं कि क्या मैं अना को माफ कर सकती हूँ, तो मैं कहती हूँ हाँ, मैं कर चुकी हूँ। लेकिन फॉरगिव करने का मतलब यह नहीं कि मैं उसे वापस अपनी लाइफ में जगह दूंगी। कुछ पीपल सिर्फ लेसन्स के लिए आते हैं, फॉरएवर के लिए नहीं। आज भी कभी कभी मुझे लगता है कि क्या होता अगर वो रात अलग होती, लेकिन फिर मैं गैब्रियल और अरिया को देखती हूँ और समझ जाती हूँ कि एवरीथिंग वर्कड आउट एग्जैक्टली एज इट शुड हैव। लाइफ ने मुझे सिखाया है कि हैप्पीनेस एक चॉइस है। हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम विक्टिम बनकर रहें या विक्टर बनकर आगे बढ़े। मैंने विक्टर बनना चूज किया और आज मैं अपनी चॉइसेस से बहुत खुश हूँ। दोस्तों, यह थी मेरी पूरी कहानी। अगर इसने आपको कुछ सिखाया है, कुछ इंस्पायर किया है, तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं। कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा रिलेट हुआ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही रियल लाइफ इंस्पायरिंग स्टोरीज लेकर आते रहते हैं। अगली कहानी में हम सुनेंगे एक ऐसी औरत की कहानी जिसने अपने हस्बैंड के अफेयर के बाद एक बिजनेस एम्पायर बनाया। तब तक के लिए टेक केयर और रिमेम्बर, आपकी भी कहानी में बेहतरीन ट्विस्ट आने वाला है। नमस्ते।